हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएल मांगल लवर। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट चैप्टर में देखा था कि हमारा जो यंगजिन रहता है वो हमारी यन यंग से मिलने आया होता है और यन यंग कह रही होती है कि ओ हाँ, जुंगू ने मुझे बताया था कि तुम बचपन से ही सर के पास हो। तुम बहुत छोटे थे तब से ही सर के पास रहते हो। क्या ये सच है? ये बात सुनते ही हमारा जो यंगजिन होता है वो कहता है कि हाँ, ये सच है। उन्होंने मेरी सारे स्टडी खर्चा उन्होंने उठाया, सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ही ली है। तभी हमारा इंजिन कहता है कि नहीं, तुमने क्यों इस ग्रुप को ज्वाइन किया? तुम्हें ये ग्रुप नहीं चूज करना चाहिए था। ये बात सुनते हमारी जो इनिंग रहती है वो कहती है कि मैंने इसलिए सारी चीजों को चुना ताकि मैं किसी को जान से मारना नहीं चाहती थी और ना ही किसी से फाइट बैक करना चाहती थी। इसीलिए मुझे लगा कि किसी भी चीज को चुराना, उसे अनलॉक करना ये ज्यादा इजी रहेगा। ये बात सुनने के बाद हमारा इंजिन कहता है कि लेकिन ये ठीक नहीं है तुमने। तभी हमारी इंजिन कहती है कि बस बहुत हो गया। एनीवे, मुझे लगता है कि तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए और जाकर अपना काम करना चाहिए और फिर दोबारा मुझसे कभी भी मिलने मत आना। ये बात सुनते हैं हमारा इंजिन कहता है कि लेकिन तभी हमारी जो यनिंग होती है वो कहती है मैंने कहा ना यहाँ पर दोबारा मिलने मत आना। और हाँ, एक मिनट, कहीं तुम उस सर के कहने पे तो यहाँ पर नहीं आए हो मुझे देखने के लिए? तभी वो गुस्सा करते हुए कहती है कि यू बास्टर्ड, तो तुम उस सर के कहने पे यहाँ पर आए हो? हाँ, तुम उसे मेरे खिलाफ वो करना चाहते हो? तुम चाहते हो कि वो मुझे जान से मार दे? यही तुम चाहते हो ना? तो यहाँ वहाँ जो यंगजिन होता है वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है यंग, मेरी बात तो सुनो। मैं नहीं जानता कि सर ये मेरा पीछा कर रहे या फिर नहीं, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि मेरे पीछे कोई भी ना आए। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो। सिर्फ पुलिस वाले और डॉक्टर यही सारे सिर्फ जानते हैं। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें बता दूं, मुझे इतना पता है कि तुम्हारे पीछे कुछ डिटेक्टिव लगे हैं जो तुम्हारे बारे में जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं और तुम्हारे लाइफ के हर एक पार्ट को कुरेदना चाहते हैं। ये बात सुनते येनिंग कहती है कि ओके, नो डाउट कि तुम इतना शक क्यों कर रहे थे और इतने क्वेश्चन क्यों कर रहे थे। तुम्हें आसानी से पता है ना कि कब इंसान कब क्या झूठ बोलता है। हाँ, तुम ये सारी चीजें नोटिस कर लेते हो, तो इसका मतलब ये सच है कि तुम यहाँ पर जुंगू को देखने आए थे। ये बात सुनते हमारा जो यंगजिन होता है कहता है कि हाँ, मैं सिर्फ यहाँ पर जुंगू को देखने आया था और कुछ नहीं, वो मुझे मिला नहीं, तो मुझे लगता है अब यहाँ पर वापस जाना चाहिए। तभी हमारी जो येनिंग होती है वो कहती है सच में तुम लोग अजीब पर्सन हो। जब हम दोनों वापस आ रहे थे वो दिन भर तुम्हारी बातें कर रहा था। मैंने पूछा भी उससे क्या हुआ, तभी उसने कहा कि बस वो तुम्हारी केयर करना चाहता है और तुम्हारा ख्याल रखना चाहता है। उसे बुरा लग रहा था कि वो तुम्हें वहां पर उस पर्सन के साथ अकेले छोड़ाया। तुम बहुत ज्यादा अच्छे पर्सन हो और वो तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। यही सारी बातें जुंगू दिन भर रास्ते भर मुझसे ही करता रहा। यंगजीन, वो तुम्हारे लिए सच में काफी ज्यादा वरीड था। तो मैं यही कहूंगी कि तुम प्लीज अपना ध्यान रखो और तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो ये बात सुनते यंगजीन कहता है ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन प्लीज तुम भी अपना ध्यान रखना। एंड थैंक यू सो मच यिनिंग, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए और मुझे ये सारा सच बताने के लिए थैंक यू। इतना कहने के बाद हमारा जो यंगजीन होता है वहां से चला जाता है और अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें यंगजीन दिखाया जाता है और यंगजीन को सर का कॉल आया होता है। तभी ये बात ये सुनते ही वो कहता है कि हेलो सर। तभी सर कहता है कि हेलो यंगजीन, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? तभी यंगजीन कहता है कि ठीक ही चल रहा है। तभी सर कहता है कि अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा था, तुम कॉल ही नहीं उठा रहे थे। ये सारी बात सुनने के बाद यंगजिन कहता है कि आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं काफी ज्यादा थक गया था तो मैं रेस्ट कर रहा था। तभी सर कहता है ओ, मैंने तुमसे कहा नहीं था कि तुम्हें थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए, लेकिन तुम मेरी बातें सुने नहीं। अब देखो तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है ना, तुम्हारा सर दर्द हो रहा है ना। यंगजिन सोच रहा होता है कि फर्स्ट टाइम मैंने सर से झूठ बोला, लेकिन मुझे लगता है कि इतना काफी रहेगा। तभी ये बात सुनते ही यंगजिन कहता है कि मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगता है सिक्योरिटी कोड को थोड़ा चेंज कर दिया गया है। तभी सर कहता है कि ठीक है, लेकिन यंगजिन प्लीज ट्राई करो कि ये काम जल्दी से खत्म हो जाए। ये सारी बातें सुनने के बाद यंगजिन सोचने लगता है कि मुझे ये सारे काम केयरफुल करना होगा क्योंकि यनियंग को मुझे सेफ रखना होगा और इसी तरीके से यनियंग सेफ रह सकती है। तभी सर कहता है कि तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? तभी यंगजिन कहता है कि हाँ, मैं सुन रहा हूँ और मैं अपने काम को पूरी ईमानदारी से और जल्दी खत्म कर दूंगा। तभी सर कहता है कि यंगजिन, मुझे तुम पर ट्रस्ट है और इस काम को जल्द से जल्द खत्म कर देना। इतना कहते ही फोन रख देता है। हमारा जो यंगजिन होता है वो फोन को देख रहा होता है और सोचने लगता है कि थैंक गॉड, फाइनली मैं इस बार बच गया और मुझे कोई अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं करना पड़ा इस सारी चीज़ों को। फोन रखने के बाद जो हमारा यंगजिन होता है वो अपने बेड पे लेट जाता है और कहता मुझे
एकदम रेस्ट करना। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ और बस मैं इन सारी चीज़ों से छुटकारा चाहता हूँ और रेस्ट करना चाहता हूँ। लेकिन नहीं, मुझे साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा कोल्ड भी फ़ील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं चाहता हूँ कोई मुझे होल्ड करे, मुझे थामे रखे। लेकिन लेकिन ऐसा कोई भी मेरे साथ नहीं है जो मुझे होल्ड कर सके, मुझे अपने साथ रख सके। तभी उसे हमारी सीओ सिंह याद आती है, जहाँ पर हमारा सीओ सिंह उसे होल्ड किया था और उसे सोचने लगता है कि मैं ऐसा पर्सन चाहता हूँ जो मुझे अपनी वर्थ दे, अपनी वर्थ को मेरे साथ शेयर करे और हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करें। लेकिन ये सही टाइम नहीं है बीमार होने का, मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। यंगजिन तुरंत अपनी मेडिसिन लेता है और रेडी हो जाता है अगले काम के लिए। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारा जो यंगजिन होता है वो किसी अपने साथी से अपनी कलीग से मिलने आया होता है। वो एक रेस्टोरेंट में होता है जहाँ पर वो जो पर्सन होता है वो कहता है कि यंगजिन, तुम मेरी बातों का बिलीव नहीं करोगी, लेकिन सर ने मुझसे बहुत बार कांटेक्ट करने की कोशिश की है। उन्होंने ये तक मुझसे कहा है कि मैं उनके साथ आ जाऊं, सारी गवर्नमेंट उनके साथ है, वो सब कुछ कर सकते हैं, सब गवर्नमेंट सारे रूल रेगुलेशन उनके हाथ में है, वो सब कुछ संभाल सकते हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, उन्होंने मुझे एक ऐसे पर्सन को ढूंढने के लिए कहा जो शार्प शूटर हो, वो किसी को मरवाना चाहते थे। मैं जानता हूँ कि यनिंग और युंगू तुम्हारे तुम्हारे बहुत ज्यादा करीब है, लेकिन प्लीज मेरी बात सुनो यंगजिन, बिल्कुल भी वरीड मत हो, मैंने किसी को ढूंढा नहीं है। तभी यंगजिन कहता है, तुम श्योर हो तुमने सच में किसी को नहीं ढूंढा? तभी ये बात सुनते वो पर्सन कहता है कि हाँ, मैंने सच में किसी को नहीं ढूंढा। मैं जानता हूँ युंगू और यनिंग तुम्हारे काफी ज्यादा क्लोज हैं और उन्हें कुछ भी होना तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, मैं जानता हूँ। तो मुझ पर ट्रस्ट करो। और हाँ, मैं तुमसे एक बात कहना चाहूँगा कि मैं इस कंट्री में और ज़्यादा देर तक अपने आप को खतरे में नहीं डाल सकता, इसीलिए मैं ये कंट्री से बाहर जा रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने आप को सेफ रखोगे और तुम भी अपने आप को यहाँ से जल्द निकाल दोगे। तभी यंगसिन कहता है कि युनसुक, तुम प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो, तुम कभी भी इन सारी चीज़ों इन्वॉल्व मत हो और किसी को प्लीज मत ढूंढना युंगी और इन्हें के लिए, प्लीज मैं उन्हें खोना नहीं चाहता। तब ये बात सुनते युनसुक कहता है कि मैं जानता हूँ, प्लीज मेरी बातों का भरोसा करो, मैंने कभी किसी को ढूंढा नहीं है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि तुम कैसे कह सकते हो कि युनुंग और जुंगू सेफ है? ये सर उनके पीछे पड़े, यहाँ तक कि कॉप्स उनके पीछे पड़े, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तुम्हें पता है वो लोग कब तक सेफ रह सकते हैं? उनकी जान बहुत खतरे में है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम भी ये कंट्री छोड़ दो। लेकिन सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम ये है, कॉप्स कॉप्स और पासपोर्ट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ से निकलने के लिए कॉप्स से दूर और पासपोर्ट चाहिए होगा, जिसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन यंगजीन, मैं इतना कहना चाहूँगा कि तुम्हें भी सर से दूर रहना चाहिए और केयरफुल रहना चाहिए। सर कहते ज़रूर है कि वो सारी चीज़ें संभाल लेंगे, लेकिन सर ऐसा कुछ भी नहीं करते। इसलिए तुम्हें खुद को ही खुद संभालना होगा, तुम्हें दूसरे पे इंडिपेंडेंट नहीं रहना होगा, समझे तुम यंगजिन? यंगजिन ये सारी बातें सुनने के बाद शांत रह जाता है और तभी कहता है कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तभी यंसु कहता है कि यंगजिन, तुम वापस सियोल जा रहे हो, तुम क्यों नहीं रुक जाती? यहाँ पर मेरा घर भी है, तुम रेस्ट कर लो, उसके बाद जाने का सोचना। ये बात सुनते ही हमारे यंगजिन कहता है कि थैंक यू सो मच यंसुक, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तभी इंसु कहता है, ऑल राइट, ठीक है, नेक्स्ट टाइम जरूर हम लोग प्लान करेंगे रुकने के लिए, तुम जरूर मेरे साथ रुकना। तभी यंगजिन कहता है और अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें यंगजिन दिखाया जाता है जो कार में होता है। उसके माइंड में सारी चीजें चल रही होती हैं कि कैसे सर जुंगू एंड यनिंग के पीछे पड़े और वो सोच रहा होता है कि मुझे ये सारी चीजों को एकदम खत्म करना होगा जल्द से जल्द। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि सर ने किसी के ऐसे पर्सन को ढूंढने के लिए कहा जो शॉप शूटर हो, किलर हो। मुझे पता है कि जुंगू एंड यिनिंग एकदम प्रोफेशनल है, उन्हें मारना आसान बात नहीं है, लेकिन फिर भी सर ऐसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन तभी उसे याद आता है कि न्यूज़ पर क्या बताया जा रहा था। ऐसा बताया जा रहा था कि यिनहुंग और जुंगू जो है उन दोनों को फाइंड कर लिया गया है और जो भी उस आइटम को चुराने में कामयाब रहा है उन सभी की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ये सारी बातें याद आती है, हमारा जो यंगजिन रहता है वो सोचने लगता है कि अब मैं समझ चुका हूँ कि मुझे क्या करना होगा। प्रेसिडेंट जियो थी जो उन्होंने ट्रैक किया था उन दोनों को और उन्होंने उस आइटम को हासिल भी कर लिया था, लेकिन सर भी ऐसा कर रहे हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी। लेकिन अगर सर ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी
जुंगू और यिनिंग सेफ नहीं है। अगर वो दोनों सेफ नहीं है, उन दोनों की जान को खतरा है, तो मैं खुद तो कैसे कर सकता हूँ कि मैं सेफ हूँ और मुझे कुछ नहीं होगा। तभी उससे एक चीज नोटिस करता है वो, कि जब भी वो कार को ड्राइव कर रहा है, उसके पीछे कार है जो उसे फॉलो किए जा रही है, जिससे वो काफी ज्यादा वरीड हो जाता है। उसे लगता है कि ये कार सर ने भेजी होगी, इसीलिए वो खुद को बचने के लिए बस उस कार को इग्नोर करना चाहता था। इसीलिए वो एक पेट्रोल पंप पे अपनी कार को वहां पर पार्क करता है और वहां से उतर जाता है। वो पेट्रोल पंप के पास जाता है और कहता है, एक्सक्यूज मी सर, मुझे कन्वीनियंट स्टोर जाना है, तो क्या आप थोड़ी देर मेरी कार का ध्यान रखेंगे। ये बात सुनते हुए उसका जो एम्प्लॉय रहता है, आई मीन उस पेट्रोल पंप का जो एम्प्लॉय रहता है, वो कहता है कि ओके सर, मैं देख लूँगा, आप बस इंजन को ऐसे ही स्टार्ट ही छोड़ दीजिए। तभी हमारा जो यंगजिन होता है वो ठीक ऐसा ही करता है और तुरंत वहाँ से क्रॉस होते हुए उस बिल्डिंग में जाता है और उस बिल्डिंग में उसे कोई पर्सन मिलता है, जहाँ पर वो पर्सन कहता है कि हे, अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तुम जल्दी से जाओ और अपने ड्रेस को चेंज कर लो। दोनों ही अपना ड्रेस स्विच करने के बाद दोनों ही उस बिल्डिंग से अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, हमारा जो यंगजिन रहता है वो ट्रक की तरफ आ जाता है और उस ट्रक में बैठ जाता है। उस ट्रक में बैठने के बाद हमारा जो यंगजिन था वो पूरी तरीके से रेडी था अपने मिशन के लिए। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें हमारा प्रेसिडेंट सीओ दिखाया जाता है। हमारा जो प्रेसिडेंट सीओ रहता है वो एक रिपोर्ट को रीड कर रहा होता है और हमें रिपोर्ट ये दिखाई जाती है कि वो यंगजिन की रहती है, उसकी पूरी टेस्ट की रहती है। मैंने कहा था ना कि जहाँ पर युंगी से कहा था प्रेसिडेंट सीओ ने उसकी हेयर की पूरी अच्छी तरीके से टेस्ट करने के लिए, उसी टेस्ट का रिजल्ट ये था कि हमारा जो यंगजिन है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन थी कि वो अभी 23 ईयर्स का है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को याद होगा तो हमारे यंगजिन ने कहा था कि वो अभी 27 ईयर्स का है, लेकिन ये गलत था, अभी वो 23 ईयर्स का ही था। और जो हमारा प्रेसिडेंट सीओ था वो उसकी रिपोर्ट को पढ़ ही रहा होता, तभी वहाँ पर योंगी आता और कहता है कि प्रेसिडेंट सीओ, हमें यंगजिन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। उसने अभी पार्क की यूनियन से कांटेक्ट करने की कोशिश की है और हेलीकॉप्टर रेडी है, आप जब भी चाहें हम लोग उसके पास चल सकते हैं, क्या आप निकलना चाहेंगे। ये बात सुनते ही हमारा जो प्रेसिडेंट सीओ रहता है वो एक इविल स्माइल करता है और अब सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हमें वही पेट्रोल पंप दिखाया जाता है जहाँ पर उस बंदे को पकड़ लिया होता है हमारे प्रेसिडेंट सीओ के लोगों ने। और वो बंदा कह रहा होता है कि हे, मुझे जाने दो, तुम लोग कौन हो और तुम लोग मुझे क्यों पकड़ रहे हो, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। तभी प्रेसिडेंट सीओ के जो लोग होते हैं वो कहते हैं, हे, इस कार का असली ओनर कहाँ पर है। तभी वो बंदा कहता है कि देखो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं नहीं जानता। इस कार का जो ओनर है उसने कहा था कि वो कन्वीनियंट स्टोर जा रहा है और वो कुछ देर में ही लौट जाएगा, वो वापस आ जाएगा, लेकिन वो आया ही नहीं। तुम्हें अगर बिलीव नहीं होता तो तुम इस कार की ट्रंक को देख सकते हो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। प्रेसिडेंट सीओ उस कार की ट्रंक को खोलता है और वहाँ पर कुछ चीज़ें पड़ी होती हैं जिसे देखकर वो सोचने लगता, मैं उसके इतने ज़्यादा क्लोज था, इतने ज़्यादा क्लोज था कि मैं उसे पकड़ सकता था। मुझे लगा था कि मैं उसे पकड़ लूँगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन तभी वहाँ पर युंगी आता और कहता है कि सर, हमने वहाँ पर कॉल सेंटर में कॉल किया था और इस कार की इन्फॉर्मेशन निकाली है। हमें ये पता चला है कि ये कार यंगजी ने रेंट पर ली थी और ये कार उसे आज ही डिलीवर करनी थी, तो ये कार वो जानबूझकर छोड़ कर गया है क्योंकि उसने ऑलरेडी प्लान कर लिया था कि वो रेलवे स्टेशन से कहीं और जाएगा और इसीलिए ये कार यहीं पर है। तो ये बात सुनते सीओ सिंह सोचने लगता है कि ओह, तो इसका मतलब उसने ऑलरेडी समझ लिया था कि कोई ना कोई उसे फॉलो ज़रूर करेगा, इसलिए वो सारी चीज़ें उसने प्लान की थी। तभी वहाँ पर एक फीमेल जो उसकी सेक्रेटरी रहती है वो आती है और कहती है कि सर, हमने इस बार सच में उसे पकड़ लिया है। तभी हमारा प्रेसिडेंट सीओ कहता है कि आपको नहीं लगता कि इतनी ज़ोर से आपको नहीं जंप करना चाहिए और खुशी नहीं मनानी चाहिए जब तक कि हम लोग उसे पकड़ ना लें। जो उसकी फीमेल सेक्रेटरी थी वो कहती है, आई एम सॉरी सर, लेकिन इस बार सच में हमने उसे सिक्योरिटी कैमरा में स्पॉट किया है और वो रेलवे स्टेशन में है, उसे 30 मिनट पहले ही हमने देखा है और हमने कंफर्म भी किया है। हमें ये नहीं पता कि वो अभी एग्जैक्ट किस रेलवे स्टेशन पर है, पर हम ये श्योर हैं इंसुर रेलवे स्टेशन पे वो चेकआउट करने वाला है। उसके बाद वो एयरपोर्ट जाएगा जेजू के लिए और आई थिंक वो उस एयरपोर्ट से चाइना या फिर जापान जाने के लिए सोच रहा है। ये बात सुनते हमारा जो प्रेसिडेंट सीओ है वो सोचने लगता है, क्या तुम सच में कोरिया को छोड़कर जाना चाहते हो, तुम सच में मुझे छोड़कर चले जाओगे। सीओ सिंह को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था, तभी वो कहता है, नो वे, वो यहाँ से नहीं जा सकता। उसने अभी पार्क यूनियन को कांटेक्ट किया है, यानी कि जब तक जुगों से नहीं मिल जाता वो साउथ कोरिया तो छोड़ने वाला नहीं है, यानी कि सेफेस्ट प्लेस है जुगों को ढूंढने का। वेल डन। तो लगता है कि उसे पकड़ना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा, तभी वो कहता है कि ठीक है, तो ये बेटर ऑप्शन है उसे जल्द से जल्द पकड़ने के लिए, हमें उसे सियोल के रास्ते में ही पकड़ना होगा।
और हाँ, वहाँ पर रेलवे स्टेशन में कांटेक्ट करो और उस ट्रेन में जितनी भी सीट है, पैसेंजर सीट है, उन्हें खरीद लो और वहाँ के जो पैसेंजर है उन्हें फर्स्ट क्लास में शिफ्ट कर दो। और हाँ, जूहू को ढूंढो, नो मैटर वॉट, बस मुझे वो चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें रेलवे स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर ये अनाउंसमेंट होती है कि गुड इवनिंग पैसेंजर्स, अब ट्रेन का टाइम हो चुका है, अब उससे सियोल पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा कम टाइम लगने वाला है। तब तक आपकी जो जर्नी है उसे इंजॉय बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। और ये सारी बात सुनने के बाद हमारा जो यॉल होता है वो सोच आता है और सोचने लगता है मुझे काफ़ी ज़्यादा कोल्ड फील हो रहा है। और वो अपने जो शोल्डर है उसे अच्छे से ग्रिप कर लेता है। वो अकेला होता है उस पूरे ट्रेन के डिब्बे में और वो सोच रहा होता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा कोल्ड फील हो रहा है। तभी एक पर्सन रहता है जो उसके फेस को होल्ड करता है और स्माइल करने लगता है। तभी हमारा जो यंगजी रहता है वो कहने लगता है मुझे सच में बहुत ज़्यादा कोल्ड फील हो रहा है। तभी हमें फुट स्टेप की आवाज़ सुनाई देती है। वहाँ पर एक पर्सन आता है जो कि हमारे यंगजिन के पास आ जाता है। तभी हमारे यंगजिन ये सोचने लगता है कि ये मुझे कैसी वॉइस आ रही है। तभी वो पर्सन कहता है यंगजिन। और तभी हमारा जो यंगजिन होता है वो सोचने लगता है कि ये प्रेजेंस सियो की वॉइस लग रही है। अगर वो यहाँ पर होते तो जो उनकी वार्मथ है वो मुझे हमेशा वार्म रखती, उन्हें मैं हग कर पाता, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। हमें सियो सिंह दिखाया जाता है जो कि यंगजिन की काफ़ी ज़्यादा केयर कर रहा था। यस फ्रेंड्स, यंगजिन के पास हमारा सियो सिंह आ चुका था। तभी यंगजिन की आंखें खुलती है और हमारा जो सियो सिंह रहता है वो कहता है क्या तुम अच्छे से सोए यंगजिन। और एक जेंटल स्माइल के साथ हमारे यंगजिन को प्यार से देखने लगता है। और जब यंगजिन देखता है कि सियो सिंह उसके सामने है और वो एकदम शॉक हो जाता है। तभी हमारा जो यंगजिन को इस तरीके से शॉक होते हुए देखकर हमारा सियो सिंह कहता है कि यंगजिन तुम भागने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हो। हाँ, और ये बात सुनते हमारा यंगजिन शॉक हो जाता है और कहता है प्रेसिडेंट सियो, क्योंकि हमारे यंगजिन को तो उम्मीद ही नहीं थी कि प्रेसिडेंट सियो उससे कभी भी मिलेगा और वो आके उससे पर्सनली मिलेगा। उसे तो ये लगा था कि शायद वो अपने लोगों को भेजेगा उसे वापस ले जाने के लिए, लेकिन वो पर्सनली वहाँ पर आया था। तभी हमारा सियो सिंह अपने पॉकेट में से एक कागज़ की टुकड़ी को निकालता और कहता है कि ये याद है एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हारे लिए ये तो एक पेपर का टुकड़ा होगा ना, लेकिन मेरे लिए नहीं है। अगर मैं 10 मिलियन वॉन में 2.335 को ऐड करूं तो कितना होगा, क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? और ये बात सुनते हमारा जो यंगजिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि प्रेसिडेंट सियो आप और सोचने लगता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए, मैंने कोई भी ट्रेस नहीं छोड़ा था, लेकिन फिर भी तुम मेरे तक कैसे पहुँचे? हमारा जो यंगजिन होता है उसे समझ में नहीं आया होता और वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि वो पूछ ही लेता है कि प्रेसिडेंट सियो आप यहाँ पर कैसे? तभी हमारा जो प्रेसिडेंट सियो होता है वो कहता है कि वेल, इस छोटी से मनी और इस डेप्थ की जो भी प्रॉब्लम है इसे साइड में रखो, मुझे इनसे कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन वेल यंगजिन, तुम्हें पता है कि तुमने आखिर क्या किया है? तुम्हें रियलाइज़ भी नहीं कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। और उसकी चेन को पकड़ लेता है। हमारा जो यंगजिन रहता है वो उसे देखने लगता है। तभी हमारा सियो सिंह कहता है कि आखिर वो कौन था, किसके हाथों में तुमने दिया? हाँ, तुम इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो ना कि तुमने कितनी बार ये काम किया होगा। तभी हमारा जो यंगजिन रहता है वो कहता है कौन सा काम, मैं समझा नहीं। तभी हमारा सियो सिंह कहता है वही डेटा को मैनिपुलेट करना, इधर की चीज़ें उधर करना और इन सारी चीज़ों को चुराना। बताओ ना, ये तुमने कैसे किया होगा, तुम इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हो ना। तभी हमारा जो यंगजिन रहता है वो कहता है कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानता इस सभी के बारे में, और अपनी आइज़ को नीचे कर लेता है क्योंकि ऑफकोर्स वो प्रेसिडेंट सियो से आई कांटेक्ट करके झूठ तो नहीं बोल सकता था। तभी प्रेसिडेंट सियो कहता है कि तुम नहीं जानते। समझ सकता हूँ, तो उस बास्टर्ड, उस सर का क्या? तुम उसे नहीं जानते? ये बात सुनते हमारा यंगजिन अपनी मुट्ठी को कस के बांध लेता है। और अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सर कहता है कि यंगजिन, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी जब पकड़े जाओगे तो तुम कभी भी अपना मुंह नहीं खोलोगे, समझे तुम? और तुम्हें इसके लिए कोई चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं। और फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर एक स्पॉइलर देना चाहूँगी कि ये जो सर है ना, उसने कुछ तो हमारे यंगजिन के साथ किया जिसकी वजह से यंगजिन कभी भी उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। हमारे यंगजिन सारी चीज़ों को मानने से मना कर देता है। तभी हमारा सियो सिंह कहता है कि ऑफकोर्स तुम नहीं जानते होगे, ओके जाने दो, अगर ऐसा ही होता तो अब मुझे ये सारी चीज़ों का ध्यान रखने दो, अब सारी चीज़ें मैं हैंडल करने वाला हूँ। यंगजिन कहता है कौन सी चीज़ों का आप ध्यान रखने वाले हैं? तभी हमारा सियो सिंह कहता है कि तुम साउथ कोरिया आए, इन सारी चीज़ों के ट्रेस जो है मैं उसे मिटा दूंगा, और तुमने शंघाई में जो भी प्रोफाइल, जो भी चीज़ों का यूज़ किया था, जिस भी आइडेंटिटी का यूज़ किया था, मैं वो सारी चीज़ों को रिमूव कर दूंगा ताकि तुम्हें कभी भी कोई भी
ट्रेस ना कर सके और ना ही कोई ट्रिक कर पाए। मैं जानता हूँ लेट हो गया है, लेकिन मैं अभी भी उन सारे निशानों को मिटा सकता हूँ। तभी यंगसिन कहता है कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, आपको सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनते ही हमारा सियो सिंह कहता है कि तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तुम ये सारी चीज़ें खुद हैंडल कर भी सकते हो, तुम्हें पता है। यिनिंग एंड जुंगू दोनों मिसिंग है और जिस पर्सन को तुम सर कहकर बुलाते हो और वो कहता है कि सारी चीज़ों को हैंडल कर लेगा, जिस दिन इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई ना, वो सबसे पहले पीछे भागेगा, वो तुम दोनों की या फिर तुम में से किसी की भी हेल्प नहीं करने वाला है। उसके बाद लॉयर भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएगा, फिर मैं भी तुम्हें बचा नहीं सकता किसी भी कीमत पे। इसलिए मैं श्योर करना चाहता हूँ कि तुम्हें कोई भी ना पकड़ सके, क्योंकि अगर तुम एक बार पकड़े गए तो सब खत्म, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। ये बात सुनते ही हमारा जो यंगसिन रहता है वो तो एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके बाद कोई शब्द ही नहीं रहता है कि वो कुछ बोल सके। तभी सियो सिंह के पास किसी का कॉल आता है और कहता है कि हाँ बोलो क्या हुआ। तभी वो पर्सन जो कि कॉल पे था वो कहता है कि सर हमने उसे ढूंढ लिया है। ये बात सुनते हमारा जो प्रेसिडेंट सीओ होता है वो तो मुस्कुराने लगता है और कहता है वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया। और जो हमारा यंगसिन होता है वो सियो सिंह को देख रहा होता है, वो सोचने लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अभी ये सब क्या हो रहा है, आखिर तुम क्या कर रहे हो, ये सब चल क्या रहा है, या फिर तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि सिचुएशन अभी क्या चल रही है। तभी सियो सिंह कहता है कि अगर तुम समझ गए होगे कि मेरे कहने का क्या मतलब था तो मेरे साथ चलो, सियोल पहुंचने के बाद हम दोनों इस बारे में बात करें। और हाँ एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, वहाँ पर तुम पहुँच के ना अपने पुराने कलीग से मिलने वाले हो जिसे तुम काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे थे। ये बात सुनते ही हमारा जो यंगसिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, सोचने लगता है कि एक मिनट अगर ये कलीग के बारे में बात कर कहीं। तभी हमारा सियो सिंह कहता है कि यंगसिन चलो मेरे साथ, तुम्हें चलना है ना, और उसका हाथ अपने हाथ में ले लेता है। हमारा जो यंगसिन रहता है थोड़ी देर के लिए सोचने लगता है, लेकिन बिना वक्त गवाए वो तुरंत हमारे सियो सिंह के साथ चलने लगता है और हमारा जो सियो सिंह रहता है उसे एक रूम की तरफ लेके जाता है और वो रूम तुरंत बंद करते ही दोनों एक दूसरे को इतनी ईगर तरीके से किस करते, ऐसा लग रहा था दोनों कितने सालों से ना मिला हो एक दूसरे से। तभी हमारा जो यंगसिन एंड सियो सिंह एक दूसरे को किस कर रहे होते, वो भी इतनी ज़्यादा ईगर तरीके से। हमारा सियो सिंह हमारे यंगसिन की क्लोथ को रिमूव करने की पूरी कोशिश करता है और तभी उसके शोल्डर पर किस करते हुए कहता है कि तुम्हें पता है 20 डेज़ तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। और उसकी बॉडी को सक करने लगता है, उसे किस कर रहा था। ये चीज़ हमारा यंगसिन भी समझ सकता था कि सियो सिंह उसे कितना ज़्यादा मिस कर रहा था, क्योंकि उसके हर एक एक्शन में यंगसिन फील कर पा रहा था कि सियो सिंह उसे कितना मिस करता। तभी हमारा जो यंगसिन रहता है वो भी अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है। हमारा यंगसिन भी उसे 20 डेज से काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा था, क्योंकि ऑफकोर्स दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था लेकिन रियलाइज़ नहीं था, इसलिए दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। पता नहीं क्या रीज़न था कि वो दोनों अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं कर पा रहे थे। तभी हमारा जो सियो सिंह होता है यंगसिन को अपने कैरी कर लेता है अपनी गोद में। तभी हमारा जो यंगसिन होता है अपने दोनों लेग्स को उसके वेस्ट की तरफ रैप कर लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर दोनों रूम में होते हैं और बेड पर होते हैं, जहाँ पर हमारा जो सियो सिंह रहता है हमारे पूरी तरीके से नेकेट करने में लगा होता है और उसकी बॉडी को सक करने के लिए रेडी हो जाता है। उसकी जो लेग्स रहते हैं वहाँ पर वो किस करने लगता है, लिक करने लगता है। हमारा जो यंगसिन होता है उसे रोकने के लिए भी कहता है प्रेसिडेंट सियो वेट, लेकिन हमारा सियो सिंह अब रुकने को तैयार ही नहीं था। हमारा जो सियो सिंह रहता है वो हमारी यंगसिन की बॉडी को सक करने लगता है, लिक करने लगता है और उसी सेंट को महसूस कर रहा होता है। वो सोचने लगता है इसका जो सेंट है, इसकी जो बॉडी टेम्परेचर है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा अलग हो गई है, इसकी जो बॉडी है और भी ज़्यादा सेक्सी हो गई है, जिसे देखकर मेरा रुकना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और वो हमारे यंगसिन को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। हमारा जो यंगसिन है उसका साथ देते हुए उसे किस करने लगता है और इन दोनों की इसी इंटीमेट सीन के साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू सून।